गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि हमारे जो ये सेशन अब चले हुए हैं ये पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की जो केमिस्ट्री की बुक है 11th क्लास की, सिर्फ उसी के ऊपर कंसंट्रेट करते हुए हमने ये अपने सेशन जारी रखे हैं। और इन्हीं सेशंस के अंदर हम आपको बिल्कुल टू द पॉइंट हर लाइन का मतलब समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोगों की आदत पड़ जाए बुक रीडिंग की, और वो भी एनसीईआरटी की बुक जो कि हमारी एक स्टैंडर्ड बुक है। आप चाहे 11th क्लास में हो, ऐसे ही जब आप आगे 12th क्लास में चले जाएंगे तो आपको एनसीईआरटी की बुक का एक एक लाइन पढ़नी है। वो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत ही जरूरी है। चाहे वो आपका कोई भी आगे सीयूईटी का एग्जाम हो, जो आप अपने आगे एंट्रेंस टेस्ट जो देते हैं उससे रिलेटेड हो, आपके जो भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, कोई भी हो, सभी के लिए एनसीईआरटी की बुक बहुत ही फायदेमंद होती है। इवन जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उनको भी कहा जाता है कि आप एनसीईआरटी की बुक 9th से लेकर 12th तक की जरूर पढ़ें। तो उसकी हर लाइन की सेंस हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी तक आपने देखा कि जो हमारी सबसे पहली यूनिट है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द केमिस्ट्री, इसका जो सबसे पहला पार्ट था जिसमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा इस चैप्टर का, और उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा। सेकंड सेशन में आपने देखा, हमने देखा था नेचर ऑफ मैटर के बारे में, कि जो मैटर होता क्या है, उसकी कितनी स्टेट होती हैं, और उसके बाद उसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, प्योर इम्प्योर सब्सटेंस, और उनके बारे में बहुत ही अच्छे से उतना पढ़ा जो एनसीईआरटी की बुक में जो डिफरेंट लाइनें दे रखी थी, उन लाइनों को आपको समझाने का प्रयास किया गया। अब हमारा आज का सेशन रहेगा, जो अगला पॉइंट है आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर ही, उससे जस्ट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर एंड देयर मेजरमेंट। आज हम इसके बारे में बहुत ही अच्छे से देखेंगे, और हम किसी लाइन को स्किप नहीं करेंगे। ये आपको बेटा ध्यान रखना है। आप भी जब ये सारी बातें नोट कर रहे हो तो अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल के बैठे, साइड में अपना रजिस्टर भी ओपन करके रखें, और कोई भी जब हम लाइन को समझाएं उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा भी आपको बताने का प्रयास करें तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, या पेंसिल से अपनी बुक के अंदर ही साइड में आप लिख लें, ताकि आपको हर लाइन का मतलब अच्छे से समझ में आ जाए कि एग्जामिनेशन के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन अपनी इसी हेडिंग के साथ, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। तो ये रहा हमारी एनसीईआरटी की जो बुक है, उसकी यूनिट नंबर 1, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री। इसमें देखो हमने आपको जो पेज नंबर 1 है, ये देखो हमने कंप्लीट बता दिया था। इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दे दी थी। आपको ध्यान भी होगा कि सबसे पहले क्या था बेटा, जो रोल्ड हॉफमान ने क्या कहा केमिस्ट्री के बारे में, ये हमने सीखा। फिर केमिस्ट्री है क्या, किससे रिलेटेड है, एटम मॉलिक्यूल से कोरिलेटेड है केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंस केमिस्ट्री कहाँ कहाँ है, केमिस्ट्री के अंदर जो इंफॉर्मेशन जितनी भी आई वो कैसे आई, हमने आपको बताया ये कॉन्टिन्यूअस ह्यूमन एफर्ट है जिससे कि ये साइंस बनती है। साइंस कोई और नहीं, ये कॉन्टिन्यूअस ह्यूमन एफर्ट है, ऐसा आपको बताया गया। और जो डिफरेंट, जो साइंस की डिफरेंट सब डिवाइडेड करने के बाद जो ब्रांचेस बनी थी वो क्या थी आपकी, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी, और ये सारी की सारी इंटर रिलेटेड हैं, कोरिलेटेड हैं, ऐसा आपको बताया गया। और ये बताया गया कि केमिस्ट्री के अंदर ये वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम कोई भी जो कंपाउंड है उसकी कंपोजिशन के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, और डिफरेंट एटम या मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होने से जो नए मॉलिक्यूल बनते हैं, नए कंपाउंड बनते हैं, उनके बारे में जो केमिस्ट है इंफॉर्मेशंस को बड़े ही टेक्निकल तरीके से इकट्ठा करता है, और उसको एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर उसको ले आउट उसका बना देता है, ताकि वो बातें सभी को ध्यान रहे और हमारी सोसाइटी के लिए वो बेनिफिशियल हो। तो इसलिए केमिस्ट्री क्या है, एक सेंट्रल रोल प्ले करती है साइंस के अंदर, ऐसा हमने बताया गया। और काफी केमिकल, जितने भी केमिकल हम बनाते हैं उसके कुछ सिद्धांत होते हैं उनको बनाने के हमें अपने इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन नहीं होने देना होता है। तो ये बातें भी हमने आगे ध्यान रखी थी, आपको बताई थी कि जब भी हम डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं, चाहे वो हम फर्टिलाइजर्स बनाए हों, चाहे वो पेस्टिसाइड बनाए, चाहे इंसेक्टिसाइड बनाए, चाहे डिफरेंट लाइफ सेविंग ड्रग्स आपने बनाई हो, या आपने डिफरेंट और भी प्रोडक्ट्स बनाए हो जो ह्यूमन नीड्स के अकॉर्डिंग हो, तो उन सारे के सारे प्रोडक्ट्स को बनाते हुए आपको बस एक ही ध्यान रखना था, वो क्या, कि इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन नहीं होने देना होता है। काफी केमिकल ऐसे होते हैं जो रेफ्रिजरेंट्स में यूज होते हैं, जैसे सीएफसी, जो कि ओजोन लेयर की डिप्लीशन कर देते हैं, जो कि स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हमारी अर्थ तक आ जाती हैं। तो एक मेजर कंसर्न होता है। ऐसे ही
अगर हम कुछ ऐसे कंपाउंड बनाएं, कुछ ऐसी एक्टिविटी करें, ह्यूमन एक्टिविटी, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस की अमाउंट बढ़ जाती है इन्वायरमेंट के अंदर, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बन जाता है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। ऐसा भी हमने सिखाया। आपको ये भी बताया कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन जब भी करनी हो तो हमें इंजाइम्स की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि हमें लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट्स की बनानी पड़ती है, ड्रग्स को बनाना लार्ज अमाउंट में, क्योंकि कितनी पॉपुलेशन है उसकी नीड को पूरा करना है। तो इसीलिए लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए हमें एंजाइम की हेल्प लेनी पड़ती है। फिर हमने बताया कि मैटर होता क्या है, कोई भी चीज जिसके अंदर मास हो, स्पेस ऑक्युपाई करे, वो मैटर होती है। और फिर हमने आपको इस साथ के साथ ये भी बताया कि जो मैटर है, जब हम मैटर के बारे में जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो आपने देखा कि जो इसकी स्टेट है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस हो सकती है, होती ही है। और जो भी चीज हमारे चारों तरफ आप देखें या तो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जैसे बुक, पेन, पेंसिल, वाटर, एयर, एवरीथिंग जो भी आप देखें, तो ये थ्री फिजिकल स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और दी गैसेस। फिर हमने इनमें डिफरेंस देखा कि सॉलिड और लिक्विड और गैसेस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ये जो डायग्राम हमने बताया था कि पार्टिकल्स की अरेंजमेंट के बेसिस के ऊपर कि वो क्लोजली पैक्ड है या बिल्कुल लूजली बाउंड है। पार्टिकल्स अगर मोर ज्यादा फ्रीली हैं तो वो गैसेस हैं, टाइटली बाउंड है तो वो सॉलिड होते हैं। इसी बेसिस के ऊपर आपने देखा कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की डेफिनेशन बन गई थी कि सॉलिड वो सब्सटेंस थे जिनके अंदर आपने देखा डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप होती है। इसके अलावा आपने लिक्विड्स के बारे में देखा था कि लिक्विड वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन उनके अंदर डेफिनेट शेप नहीं होती है। और गैसेस के बारे में आपने पढ़ा कि इनके अंदर ना तो डेफिनेट शेप होती ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो ये डिफरेंट स्टेट्स थी आपने। और ये भी पढ़ा जो तीनों स्टेट्स होती हैं मैटर की, वो आपस में इंटरकन्वर्टिबल होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड द प्रेशर। वो आपस में एक दूसरे में हम उनको कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो ऐसा हमने पढ़ा था। उसके बाद में हमने देखा कि अगर मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर देखें, मैक्रोस्कोपिक लार्ज स्केल पे, तो मैटर को जो हम क्लासिफाई करते हैं तो कैसे करते हैं, मैटर में बी द मिक्सचर मींस इम्प्योर सब्सटेंस और में बी द प्योर सब्सटेंस, ऐसा हमने सीखा। और मिक्सचर आपके होमोजीनियस भी हो सकते हैं, हिट्रोजीनियस भी, प्योर सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी। तो इनकी डिटेल हमने, इनकी डेफिनेशन हमने सीखी। और जितनी भी जब हमने इनकी डेफिनेशन सीखी और इनके सारे एग्जाम्पल हमने आपको दिए थे कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस आपके क्या होते हैं, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए फिर हमने लास्ट में जब हमारा कंक्लूजन किया था तो हमने ये बताया था कि अगला टॉपिक जो हम आपको पढ़ाएंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, वो होगा आपका प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर एंड देयर मेजरमेंट। तो अभी तक की पीछे की बातें हमने आपके सामने कंक्लूड कर दी कि अभी तक पिछले 2 सेशन में हमने क्या पढ़ा था। तो आज के सेशन के अंदर अभी हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर एंड देयर मेजरमेंट। तो जैसे कि हम जानते हैं जितने भी सब्सटेंस है जो मैटर है, मैटर मींस एनीथिंग विच हैज मास, विच कैन ऑक्युपाई स्पेस, जो जगह घेरता हो, विच कैन बी फेल्ट, जिसको महसूस कर सकते हो, वो सब क्या है, मैटर है। तो कोई भी सब्सटेंस, हर सब्सटेंस के अंदर एक अपनी यूनिक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके अंदर कुछ अलग गुण होते हैं जो उस सब्सटेंस को किसी दूसरे सब्सटेंस से अलग करता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं, दिस प्रॉपर्टी कैन बी क्लासिफाइड, ये प्रॉपर्टी आपकी कौन कौन सी हो सकती है, दिस प्रॉपर्टी में भी द फिजिकल प्रॉपर्टी और द केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसके बेसिस के ऊपर दो सब्सटेंस को आप आपस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज बोलो मैटर की कौन कौन सी हो सकती है, दिस प्रॉपर्टी में भी द फिजिकल प्रॉपर्टी और में भी द केमिकल प्रॉपर्टी। ऑन दैट बेसिस वी कैन डिफरेंशिएट द डिफरेंट सब्सटेंसेस, जिसके आधार के ऊपर हम अलग अलग सब्सटेंस को डिफरेंशिएट करते हैं। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आखिर होती क्या है, देखो। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी प्रॉपर्टी होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं, आर दोज प्रॉपर्टीज which can be measured or observed without any changing the identity or the composition of the substance। एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हमें जो भी हमारे पास कंपाउंड है, हमें उसकी कंपोजिशन बदलने की आवश्यकता नहीं, हमें उसकी कंपोजिशन बदलने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, और हम उसको मेजर भी कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सब्सटेंस आपके पास, हमने उसका कलर देखा, हमने उसकी स्मेल करके देखा, ऑर्डर देखी, हमने उसका मेल्टिंग पॉइंट देखा, हमने अगर लिक्विड है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट देखा, उसकी डेंसिटी को मेजर किया एंड सो ऑन। इस टाइप से कुछ एक ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं कि जिनको मेजर करते वक्त हमें जो कंपाउंड की कंपोजिशन को चेंज नहीं करना होता, उसकी कंपोजिशन बिल्कुल सेम रहती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा कौन हुई, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज व्हिच कैन बी मेजर्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी of the compound, without changing the composition of the compound or the substance,
आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। और वो कौन है, जैसे हमने आपको बताया, कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो भी आप ये निकालते हैं ये सारी की सारी बोलो बेटा क्या होती है, दीज आर दी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये क्या कहलाती हैं, ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। इसके अगेंस्ट अगर हम देखें जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, द मेजरमेंट और द ऑब्जर्वेशन ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज रिक्वायर्स ए केमिकल चेंज टू अकर। कोई चेंज आएगा उस कंपाउंड के अंदर, कोई चेंज आएगा, वो कंपाउंड वैसा नहीं रहेगा। अगर हम एग्जांपल की बात करें, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज के, देखो अब हम एग्जांपल लेंगे बेटा। अब देखो यहां पे देखना अब आप। तो केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं आर द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। देखो हर सब्सटेंस का नेचर अलग होता है, वो हर अलग अलग तरह की रिएक्शन दिखाता है। अलग अलग तरह की क्या दिखाता है, रिएक्शन। कोई फास्ट दिखाएगा, कोई स्लो दिखाएगा, वो एक अलग मैटर हो जाता है। लेकिन अलग अलग टाइप की वो क्या दिखाते हैं, रिएक्शंस दिखाते हैं। जो भी वो अलग अलग टाइप की रिएक्शंस दिखाते हैं वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है, किसी भी कंपाउंड की। किसी भी कंपाउंड की बेटा क्या कहलाती है, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हर सब्सटेंस के अंदर दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, दीज प्रॉपर्टी में विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज और दीज प्रॉपर्टी में विद द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस व्हिच आर शोन बाय द डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स। दीज इंक्लूड्स एसिडिटी, एसिडिक बिहेवियर वाली रिएक्शन, बेसिक बिहेवियर वाली रिएक्शन, कंबस्टिबिलिटी वाली रिएक्शन। फॉर एग्जांपल कोई भी हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन नाम से पता चला हाइड्रोजन और कार्बन रखने वाला कंपाउंड। जैसे मीथेन हो गया, मान लीजिए बेटा मैंने, मान लीजिए आपके सामने मीथेन लिख दिया। तो मान लीजिए बेटा मैंने आपके सामने यहाँ पे मीथेन लिख दिया, देखो CH4। और कंबस्टिबल का मतलब उसको हमने जला दिया। किसमें जला दिया, ऑक्सीजन में। जब भी जलाया तो बोलो उससे हमें क्या मिलेगा, एक तो C है तो CO2 मिल गया, और H है उसके अंदर, तो बोलो क्या मिल गया बेटा, H2O मिल गया, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी यहाँ पे रिलीज हो गई। तो ये केमिकल रिएक्शन हुई। मीथेन मीथेन नहीं रहा, मीथेन मीथेन नहीं रहा, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसका कंबशन होने के बाद CO2 प्लस में H2O बन गया। आगे ना बेटा बात समझ में। तो आपने क्या देखा, क्या ये जो कंपाउंड है मीथेन मीथेन ही रहा, क्या उसकी कंपोजिशन सेम रही, नो, मीथेन फिनिश हो गया, वो कम कन्वर्ट हो गया CO2 और H2O में। क्योंकि ये जो इधर हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड में, दीज आर दी रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट्स है। अब जो नए कंपाउंड बने इनके बीच रिएक्शन होने के बाद आप इन्हें प्रोडक्ट्स कह देते हैं। आप इन्हें क्या कह देते हैं, प्रोडक्ट्स। तो मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी प्रॉपर्टीज होती है जिसके दौरान आप क्या देख पाते हैं कि उस कंपाउंड की कंपोजिशन में चेंज आना होता है, रिएक्टेंट आपके प्रोडक्ट्स के अंदर बदल जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो जो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज, अब हम बात करें सिंपल प्रॉपर्टीज की। कुछ प्रॉपर्टीज जैसे मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर सच एज, बोलो कौन, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, एक्सेट्रा, आर क्वांटिटेटिव इन नेचर। ये क्वांटिटेटिव नेचर होता है इनका, क्यों, क्योंकि हमें मेजर करना पड़ गया, उसमें वैल्यू आ गई बीच में। भाई लेंथ है तो कोई ना कोई वैल्यू होगी ना कि इसकी लेंथ इतनी है, उसकी ब्रेड्थ इतनी है, तभी एरिया निकलेगा। वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट कितनी है, तभी निकलेगा। तो मीन्स यहाँ पे क्वांटिटी की बात आ गई, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कहलाती है। तो एनी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और द मेजरमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए नंबर, वो किसी वैल्यू, कोई नंबर तो होगा ही, फॉलोड बाय समथिंग यूनिट, और उसकी कोई ना कोई यूनिट्स भी आपको लेनी पड़ती हैं, इन विच इट इज मेजर्ड, कि हम नाप क्या रहे हैं। अगर हम लेंथ नाप रहे हैं, फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ द रूम, अगर आप किसी कमरे की लंबाई नाप रहे हैं तो मीटर में लेंगे, सेंटीमीटर में लेंगे, तो 6 तो यहाँ पे बेटा नंबर हो गया, और उसके बाद जो m लिखा है वो उसकी यूनिट हो गई, जैसे मीटर ले, सेंटीमीटर ले। सो द यूनिट इन विच द लेंथ इज मेजर्ड, जिसमें की लेंथ को हमने मेजर किया है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो दो डिफरेंट सिस्टम है मेजरमेंट के, वो कौन कौन से हैं। जो दो डिफरेंट सिस्टम है मेजरमेंट के, वो कौन कौन से हैं बेटा, दैट इज द इंग्लिश सिस्टम एंड द मेट्रिक सिस्टम। एक तो इंग्लिश सिस्टम है और दूसरा बेटा कौन सा हो गया, दैट इज द मेट्रिक सिस्टम, विच वर बीइंग यूज्ड, जो कि यूज किए जाते हैं इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर, अलग अलग देशों के अंदर जो सिस्टम यूज किए जाते हैं मेजरमेंट के, वो मेनली दो डिफरेंट सिस्टम होते हैं। वो कौन से होते हैं, वन इज द इंग्लिश सिस्टम एंड अदर वन इज द मेट्रिक सिस्टम। जो ये मैट्रिक सिस्टम है, मैट्रिक सिस्टम विच ओरिजिनेटेड इन द फ्रांस, बोलो ये जो मैट्रिक सिस्टम है ये कहां पे ओरिजिनेट हुआ था, इन द फ्रांस, इन द लेट 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के अंदर ये आपका ओरिजिनेट हुआ था। एंड दैट वाज मोर कन्वीनियंट, और ये जो आपका सिस्टम है जिसे हमने कहा मैट्रिक सिस्टम, जो कि आपके फ्रांस के अंदर ओरिजिनेट हुआ था 18th सेंचुरी में,
इट इज मोर कन्वीनियंट, ये ज्यादा कन्वीनियंट है, एज इट इज बेस्ड ऑन द डेसिमल सिस्टम, क्योंकि ये डेसिमल सिस्टम के ऊपर बेस होता है। आपसे पूछ लें कि जो मैट्रिक सिस्टम है कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था, आप कहेंगे फ्रांस में। कब हुआ था? लेट 18th सेंचुरी में हुआ था। किसके ऊपर बेस है? बेस्ड ऑन द डेसिमल सिस्टम के ऊपर है। द नीड ऑफ द कॉमन स्टैंडर्ड, द नीड ऑफ द कॉमन स्टैंडर्ड सिस्टम वाज बीइंग फेल्ट बाय द साइंटिफिक कम्युनिटी। सच ए सिस्टम वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1960, और जिसे हम अभी डिस्कस करेंगे एंड इज डिस्कस्ड बिलो इन द डिटेल, जो डिटेल में अभी हम देखेंगे नीचे। तो देखो यहाँ पे अब हमारा सिस्टम कौन सा आ गया? दैट इज एसआई सिस्टम। फुल फॉर्म क्या है इसकी? आई से बना इंटरनेशनल और एस से बना यहाँ पे सिस्टम। तो क्या बना? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट्स, जिसे एसआई सिस्टम कहते हैं। तो जो एसआई सिस्टम है, द एसआई सिस्टम ऑफ द यूनिट्स इन फ्रेंच, ली सिस्टेमी इंटरनेशनल डी यूनाइट्स, एब्रीवेटेड एज द एसआई, जिसको एसआई की फॉर्म में एब्रीवेट किया जाता है, दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स, की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां पे इसको एस्टेब्लिश किया गया था। सीजीपीएम फ्रॉम कॉन्फ्रेंस जनरल डेस पॉइड्स एट मेजर्स, ये सीजीपीएम की फुल फॉर्म हो गई। द सीजीपीएम इज एन intergovernmental treaty organization created by a diplomatic treaty known as Meter Convention, which was signed in Paris in 1875। जो एसआई सिस्टम होता है इसके अंदर ये मेन चीज आ गई जो अक्सर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बेटा पूछी जाती है। जो एसआई सिस्टम होता है उसके अंदर कितनी बेसिक यूनिट होती है? बताओ कितनी होती है? एसआई सिस्टम के अंदर देयर आर 7 बेसिक यूनिट्स एंड दे आर लिस्टेड इन द टेबल 1.1, जो भी हम आपको बताएंगे। दीज यूनिट परटेन्स टू द 7 फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज। इसमें 7 फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज आपको देखने को मिलेंगी। द अदर फिजिकल क्वांटिटीज सच एज स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी एक्सेट्रा कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दीज क्वांटिटीज। जो आपकी 7 फंडामेंटल जो यूनिट्स होंगी उन्हीं की हेल्प से और अदर फिजिकल क्वांटिटीज डिराइव की जाएंगी, लाइक जैसे अभी बताया स्पीड, वॉल्यूम एंड द डेंसिटी एक्सेट्रा, और भी है। द डेफिनेशन ऑफ द एसआई बेस यूनिट, जो एसआई बेसिक यूनिट होती है, आर गिवन इन द टेबल 1.2, जो भी हम देखने वाले हैं। द एसआई सिस्टम अलाउज द यूज ऑफ प्रीफिक्सेस टू इंडिकेट द मल्टीपल्स और द सब मल्टीपल ऑफ द यूनिट। उसके लिए कुछ प्रीफिक्सेस होंगी, वो भी आपके सामने अभी डिस्कस की जाएंगी इसी टेबल के अंदर। तो हम जल्दी से let us now quickly go through some of the quantities which you will be often using in this book, जो इस पूरी बुक में हम पढ़ेंगे। तो बेटा अब वो कौन कौन सी क्वांटिटी, अब हम उनको बड़े अच्छे से बेटा यहाँ पे देखेंगे। ध्यान रखना, हमने अभी आपको बताया, देखो ये टेबल आपके सामने आ गई, द बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। जो 7 बेसिक यूनिट है, एग्जाम में कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट, बेसिक एसआई यूनिट, ऐसे पूछ लिया जाता है। 7 कोई जैसे ऑप्शन में 4 आती हैं ऑप्शन, उनमें से 3 ठीक लिख दें, गलत लिख दें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक यूनिट, ऐसे करके पूछ रहे हैं। तो ये नाम जरूर ध्यान रखना बेटा। ये नाम देखो क्या क्या है, थोड़ा आपको दिखा देते हैं यहाँ पे, फिर यूनिट देखेंगे। दैट इज द लेंथ, मास एंड द टाइम। 3 तो देखो बड़ी बेसिक होती है, लेंथ, मास, टाइम। लेंथ, मास, टाइम 3 हो गई क्वांटिटी। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट कौन आ गया? थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। तो करंट आ गया, टेम्परेचर आ गया। उसके बाद आता है अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, और उसके बाद आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कई बार एग्जाम में ये लास्ट वाला पॉइंट आता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जगह इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन लिख देते हैं ऑप्शन में, जो कि आपकी बेसिक एसआई यूनिट नहीं है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है बेटा। क्लियर हो गया? तो टेबल के अंदर आपने कितनी यूनिट देखी आपकी? देखो 3, 2 तो मेन हो गई, लेंथ, मास हो गया। आप ऐसे याद भी करते हैं ना, फिजिक्स में याद किया होगा एमएलटी। एमएलटी का मतलब एम से याद करते हैं, एम। देखो मैं आपको फिर बता दूं, आप कुछ हमेशा ही ऐसे लिखते थे फिजिक्स के अंदर, आपने लिखा होगा एमएलटी लिखते थे। देखो एम एल ओ टी, जब भी आप यूनिट्स निकालते हैं तो एम से बेटा क्या बन गया? मास। एल से क्या बन गया बेटा? लेंथ। और टी से बेटा क्या बन गया? टाइम। ये 3 तो आप यूज करते ही हैं। जैसे यहाँ पे कैसे यूज करते थे आप?
जैसे मान लीजिए एसआई यूनिट हो गई, एक सीजीएस यूनिट भी होती है। सीजीएस एक एसआई यूनिट होती है, और दूसरी बेटा क्या होती है, सीजीएस। इसका मतलब क्या है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सेंटीमीटर, ग्राम और द सेकंड। ग्राम को किलोग्राम में बदल दें, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दें, तो वो आपकी एसआई यूनिट बन जाती है। वो स्टैंडर्ड आपकी क्या बन जाती है, बोलो? वो आपकी स्टैंडर्ड एसआई यूनिट आपकी बन जाती है। क्लियर हो गया बेटा? तो जो स्टैंडर्ड आपकी एसआई यूनिट बनी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एसआई यूनिट में देखो, मास पहले एम को लेते हैं, एमएलटी, हमेशा ऐसे याद करते थे आप, वहां पे एमएलटी। पहले यहाँ पे भले ही इस टेबल के अंदर एनसीईआरटी की बुक में एलएमटी लिख दिया, लेकिन आप वहां पे हमेशा कैसे लिखते हो फिजिक्स के अंदर, एमएलटी। ओके, तो देखो मास, मास बोलो, अगर सीजीएस यूनिट होती तो मास किस में होता, ग्राम। एसआई यूनिट में क्या ले लिया, किलोग्राम। देखो यहाँ पे किलोग्राम में ले रखा है। फिर लेंथ लेते हैं, लेंथ सीजीएस यूनिट में सेंटीमीटर, यहाँ पे बोलो किस में लिया, मीटर के अंदर। बोलो किस में लिया, मीटर। क्लियर हो गया? उसके बाद टाइम, टाइम तो बेटा सेकंड में ही लेंगे, वो सेकंड में ही लेते हैं। तो ये तो तीन तो आपको देखो याद हो ही जाएंगे, एमएलटी, क्योंकि आप यूनिट्स निकालते हो, जितनी भी क्वांटिटीज आप यूज करते हैं फिजिक्स के अंदर, जब भी आप उनकी यूनिट्स निकालते हैं, जो कि बहुत जरूरी पार्ट होता है न्यूमेरिकल के दौरान भी। तो इतना तो आपको समझ में आ गया, तीन चीजें, तो तीन ऐसा यूनिट तो आपको याद हो जाएंगी बेटा, एमएलटी, एम का मतलब मास, एल का मतलब लेंथ, टी का मतलब टाइम। हो गई तीन चीजें तो आपको याद। उसके बाद नेक्स्ट पे हम चलते हैं, यहाँ पे अगली बातें बेटा कौन हो गई, नेक्स्ट आ जाता है, जैसे फिजिक्स में आप पढ़ते हैं करंट। क्या आ गया बेटा यहाँ पे, करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट बोलो क्या होगी, इसको आई से लिखते हैं हमेशा ही। किससे लिखते हैं, आई से। यूनिट क्या हो गई, एम्पियर। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए लिख देते हैं, कैपिटल ए, एम्पियर को रिप्रेजेंटेशन के लिए। जो भी वैल्यू होगी उसके लास्ट में कैपिटल ए। नेक्स्ट आ गया टेम्परेचर। जो टेम्परेचर की यूनिट क्या होगी बेटा, केल्विन। इसको कैपिटल के से लिख देंगे हम यहाँ पे। अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, उसको मेजर किस में करेंगे, इन मोल, और एमओएल करके इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी कैंडेला, इसको सीडी से लिख देते हैं। तो ये 7 बेसिक यूनिट हो गई, और 7 बेसिक यूनिट के ये नाम हो गए। और आगे आपने देखा, बोलो किसके बारे में, उनकी, उनके सिंबल देखे, और नेम ऑफ द यूनिट भी हमने यहाँ पे लिखा। तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी फर्स्ट कॉलम के अंदर आ गई। सेकंड में नेम ऑफ द एसआई यूनिट क्या होगी, और सिंबल क्या होगा उस एसआई यूनिट का। तो 7 बेसिक यूनिट आपने यहाँ पे पढ़ ली है। अब उसके बाद कुछ और बेसिक चीजें हैं, जो डेफिनेशन है, जो एनसीईआरटी की बुक में देखो दे रखी है। अब डेफिनेशन है इन सातों की सातों बेसिक यूनिट की, जो टेबल नंबर 1.2, डेफिनेशन ऑफ दीज 7 एसआई बेसिक यूनिट्स। तो सबसे पहले आ गया यूनिट ऑफ द लेंथ, जिसे मीटर के अंदर लिखते हैं। अब कैसे डिफाइन किया गया, देखो, द मीटर इज द लेंथ। मीटर क्या है, मीटर लेंथ की यूनिट है। तो द मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब नो एयर, एक ऐसा कंटेनर जिसमें एयर ही नहीं है। आपने स्पेस में देखा, वहां पे एयर ही नहीं है, तो मीन्स क्या हुआ, द मीटर इज द लेंथ, मीटर इज द, बोलो क्या, द मीटर इज द लेंथ ऑफ द path traveled by the light in the vacuum during a time interval of 1 upon बोलो कितना है, देखो कितना बड़ा है, 1 के डिवाइडेड में क्या है, 299,792,458 ऑफ ए सेकेंड। एक सेकंड का इतना हिस्सा, एक सेकंड का इतना हिस्सा। तो मीन्स एक तो एक सेकंड होता है, 1 सेकंड, 1 सेकंड को डिवाइड कर दो, 299,792,5। देखो ये 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस आ गया ना बेटा, इतनी बड़ी क्वांटिटी से, इतनी बड़ी क्वांटिटी से 1 को डिवाइड कर दे। देखो ये इससे डिवाइड कर दिया, 1 से हो गया ना बेटा। तो ये 1 सेकंड का देखो कितना फ्रैक्शन ऑफ टाइम हो गया। उस फ्रैक्शन ऑफ टाइम में लाइट ने कितना पाथ ट्रेवल किया वैक्यूम के अंदर, तो वो मीटर है। बोलो वो कौन हो गया, मीटर। नेक्स्ट चलते हैं, यूनिट ऑफ द मास, दैट इज अ किलोग्राम। तो किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ द मास। किलोग्राम क्या है, किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ द मास। और ये किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम। मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूनिट ऑफ द टाइम। जो टाइम की यूनिट क्या है, वो है सेकंड। अब सेकंड क्या हुआ, द सेकंड इज द duration of 9192631,770 periods of radiations corresponding to the transition between the two hyperfine levels of the ground state of the cesium 133 atoms। देखो बेटा कुछ स्टैंडर्ड बना रखे हैं ये,
ठीक हो गया। तो ये हमें क्रैम ही करने पड़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते अक्सर, जो ये टेबल अभी मैं आपको बता रहा हूं ये कभी कम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आती है आमतौर पे। यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट दैट इज द एम्पियर। तो एम्पियर क्या है? तो एम्पियर इज दैट कांस्टेंट करंट विच इज मेंटेन्ड इन बिटवीन द टू पैरेलल कंडक्टर्स। टू पैरेलल कंडक्टर है आपके पास ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, जो इनफाइनाइट लेंथ के हैं, ऑफ नेग्लिजिबल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना? 1 मीटर का, और इन वैक्यूम रख रखे हैं, वुड प्रोड्यूस between these conductor a force equal to 2 multiplied by 10 raised to the power -7 Newton per meter of the length। तो ये यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर की इंफॉर्मेशन हमने आपको दी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है यूनिट ऑफ द thermodynamic temperature, that is the Kelvin। Kelvin is the unit of the thermodynamic temperature and is the fraction, it is a fraction of 1 upon 273.16 of the thermodynamic temperature of the triple point of the water। देखो ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट का मतलब होता है द टेम्परेचर, द कंडीशंस अंडर विच द थ्री स्टेट, तीनों की तीनों स्टेट इकट्ठी एग्जिस्ट कर जाएं, सॉलिड लिक्विड और गैस। वाटर की तीन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं ना बेटा, सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों की तीनों एक ऐसा पॉइंट, ऐसी कंडीशन लगा दी, वो टेम्परेचर कर दिया, वो प्रेशर कर दिया, वो कौन सा टेम्परेचर, वो कौन सा प्रेशर है जिसके ऊपर वाटर एग्जिस्ट इन ऑल दीज थ्री स्टेट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, दैट कॉल्ड एज द ट्रिपल पॉइंट। नेक्स्ट हम ले लेते हैं यूनिट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको मोल में हम देखते हैं। तो द मोल इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस ऑफ ए सिस्टम which contain as many elementary entities, मतलब उसके अंदर इतनी एंटाइटीज हैं, इतने पार्टिकल्स हैं जो जो किसके अंदर है, as there are atom in 0.012 किलोग्राम ऑफ द कार्बन 12, जो कि 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12 के अंदर होते हैं। इट्स सिंबल इज MOL से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। when the mole is used, the elementary entities must be specified, हम उनको स्पेसिफाई जरूर करेंगे, वो एंटाइटीज कौन है। मींस वो एटम भी हो सकती हैं, वो मॉलिक्यूल भी हो सकती हैं, वो आयन भी हो सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, वो कोई और पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। हम स्पेसिफाई जरूर करेंगे कि वो है कौन, वो आपके एटम है, मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन्स है, कौन है। नेक्स्ट वन आ जाता है यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसके हमने बताया कैंडेला इज द यूनिट। सो द कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन ए गिवन डायरेक्शन ऑफ ए सोर्स दैट इमिट्स, जो क्या इमिट करे, दैट इमिट्स द मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस। मोनो का मतलब सिंगल, क्रोमेटो, क्रोमा का मतलब कलर, हर कलर की वेवलेंथ होती है। मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस का मतलब एक वेवलेंथ की लाइट, सिंगल वेवलेंथ की लाइट को मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस कहते हैं। तो जो क्या इमिट करे, दैट इमिट्स द मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस ऑफ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 540 multiplied by 10 की पावर 12 हर्ट्ज, एंड that has a radiant intensity in the direction of कितनी, 1/683 watt per स्टर्डियन। that is about the 7 basic unit, जो 7 बेसिक यूनिट थी उसके बारे में अभी हमने पढ़ा। उसके बाद अब हम देखेंगे प्रीफिक्सेस के बारे में। जैसे हम पहले जिक्र भी कर रहे थे कि जो प्रीफिक्सेस हैं, द प्रीफिक्सेस इन द SI सिस्टम, वह बड़े ध्यान से देखना। देखो जो जो हमने याद है पहले से, पहले मैं आपको वो बता दूं जो आमतौर पे आप याद करते आए। अब देखो बेटा, एक चीज जो आपने याद की है, देखो आपने कुछ ऐसे याद किया था, देखो मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाने की देखो यहाँ पे कोशिश करूंगा कि किंग हैरी डाइड, किंग हैरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच। देखो ऐसे हम कुछ याद करते हैं, देखो यहां से हम कुछ चीजें निकालेंगे, आप बड़े ध्यान से देखना वो हम क्या चीजें अब निकालने वाले हैं यहाँ पे। देखो जो हमने लिखा है यहाँ पे, अब देखना हो बेटा, देखो ये मैंने लिख दिया, साथ के साथ मूव करता चला जाएगा। ये मैंने क्यों लिखा, अब आपको दिखाने के लिए लिखा है यहाँ पे। देखो किंग हैरी डाइड, ये जो के है यहाँ पे, के, थोड़ा मैं इसको ऐसे कर देता हूं ताकि आपको दिखे अच्छे से। हाँ अब ठीक है बेटा। किंग्स हैरी डाइड, देखो किंग के से किलोग्राम, हैरी
हैरी से क्या बना बोलो बेटा आगे? हेक्टोग्राम। उसके बाद डेकाग्राम। किंग्स हैरी डाइड। मदर मिलीग्राम। डेसीग्राम। मिली कहां पे गया बेटा? देखो मिलीग्राम, फिर डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। ठीक हो गया? तो इनमें 10-10 का डिफरेंस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं किलोग्राम को ग्राम में बदले बेटा। किलोग्राम आगे हेक्टोग्राम, डेसीग्राम, उसके बाद ये डेकाग्राम है बेटा। डेकाग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। तो ये मिलीग्राम हो गया, देखो यहाँ पे मिलीग्राम, देखो ये मिली आ गया बेटा, ये मिली मिली मिली। उसके बाद सेंटी आ गया, देखो सेंटी आ गया। उसके बाद ये डेसी आ गया, देखो जो 3 आए हैं। उसके बाद डेका आ गया बेटा, डेकाग्राम। ये बीच में डेका आ गया ना डेकाग्राम। फिर हेक्टोग्राम आ गया बेटा, हेक्टोग्राम। हेक्टोग्राम, डेका के बाद हेक्टो, देखो हेनरी था। किंग्स हैरी, हैरी था बेटा। उसके बाद किलो आ गया। अब ध्यान से देखना, 10-10 का डिफरेंस है ना, देखो। किलोग्राम से यहाँ पे गए, कितने से डिवाइड किया? ये 1000 था ना बेटा, 10 की पावर 3 1000। तो यहाँ पे कितना हो गया? 10 की पावर 2। ये कितना हो गया? 10। फिर और बोलो क्या हो गया बेटा यहाँ पे? 10 की पावर -1। फिर क्या हो गया? 10 की पावर -2। फिर क्या हो गया? 10 की पावर -3। ये 10-10 के डिफरेंस के ऊपर है बेटा, यहां से लेके यहां तक। देखो ये इतना जो हमने आपको बताया, देखो ये सिस्टम जो आपके चलता है, जो 6 वैल्यूज हैं आपके, किलो से लेके, मैं फिर बता रहा हूं आपको बेटा, कहां से लेके? ये किलो से लेके मिली तक जो आपको डिफरेंस दिखा, सिर्फ 10-10 का डिफरेंस है यहाँ पे। कितने का डिफरेंस है बेटा? 10-10 का डिफरेंस है। कोई आपको ये कहे किलोग्राम को डेसीग्राम में कन्वर्ट करें, किलोग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करें, कोई कहे मिलीग्राम को सेंटीग्राम में कन्वर्ट करें, सेंटीग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करें, तो आपको दिख रहा है किधर जाने से क्या करना पड़ रहा है। अब वो बताते हैं हम आपको किधर जाने से क्या करना पड़ेगा। आपको देखना पड़े ध्यान से, देखो। अगर आप इधर से इधर आते हैं, देखो इधर से इधर आते हैं, तो आपको क्या करना पड़ा? आपको करना पड़ा बेटा मल्टीप्लाइड बाई 10। अगर आपको कुछ मिलीग्राम है उसको सेंटीग्राम में बदलना है, सेंटीग्राम में, मिलीमीटर है सेंटीमीटर में बदलना है, तो बोलो बेटा क्या करना पड़ा? 10 से मल्टीप्लाई। सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है फर्दर डेसीमीटर में, बोलो मल्टीप्लाइड बाई 10। अब सेंट डेसीमीटर को डेकामीटर में बदलना है तो मल्टीप्लाइड बाय 10। डेकामीटर को हेक्टोग्राम में बदलना है, हेक्टोमीटर में बदलना है तो मल्टीप्लाइड बाई 10। और इसको फर्दर बदलना है हेक्टोग्राम को किलोग्राम में तो मल्टीप्लाइड बाई 10। अब आप ये देख लो कहां से कहां पे पहुंचना है, ये तो स्टेप बाय स्टेप बताया है। अब कोई आपको ये कह दे कि डेकाग्राम को किलोग्राम में बदलें, तो 100/100, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 × 10। इससे रिवर्स चलते हैं। देखो अगर आपको किलोग्राम से हेक्टोग्राम की तरफ जाना है तो इसको क्या करेंगे बोलो? डिवाइड करेंगे बोलो, या दूसरे शब्दों में कह दो 1/10 कर देंगे। हम इसका क्या कर देंगे? 1/10। इधर जाएंगे, फिर 10 से डिवाइड कर दें, 1/10। फिर इधर जाए, रिवर्स चल रहे हैं ना बेटा, 1/10। फिर इधर चल रहे हैं बेटा 1/10। देखो सेंटीमीटर आ गया ना बेटा यहाँ पे। उसके बाद बेटा क्या आ गया? ये 1/10। उसके बाद चलो बेटा क्या आ गया? 1/10। आप कुछ समझे यहाँ पे? तो मीन्स ये डिफरेंट यूनिट्स होती हैं, डायरेक्ट भी आप याद करें। एक जो सेंटीमीटर होता है, ध्यान दे, एक सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? एक सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? अगर आपसे कोई पूछे हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन ए सेंटीमीटर, तो आप क्या करेंगे बोलो? जल्दी बताओ, आपने याद किया है ना? आपने देखो अभी तक ऐसा याद कर रखा है, देखो मैं थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में क्या होगा? आप इसको डिवाइड ही तो करेंगे। 1/100, 1/100 मीटर, 1/100 मीटर इतने होते हैं। तो आपने किससे डिवाइडेड किया बेटा? आपने इसको 100 से डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर दिया बेटा? 100 से आपने इसको डिवाइड कर दिया है। क्लियर हो गया? तो इस टाइप से ये इंटर कन्वर्जन करने आपको आने चाहिए, ये सारी यूनिट आपको सीखनी पड़ेंगी, ये आपको याद भी रखनी पड़ेगी यहां से। अब देखो मैं ऊपर से बताता हूँ जो जो चीजें आपको थोड़ी थोड़ी याद रखनी है।
ऊपर से चलते हैं, देखो योक्टो वाई से रिप्रेजेंट करेंगे 10⁻24, जेप्टो 10⁻21, एटो 10⁻18, फेमटो 10⁻15, पीको 10⁻12। मान लीजिए कोई आपको ये कह दे, देखो अब थोड़ा आपको हिंट भी मैं यहाँ पे दे दूं, आखिर इनका मतलब क्या आपके दिमाग में आएगा। कई बार ऐसे लिखा मिल जाता है कि आपके एग्जाम में आ गया 1 PM, 1 पिकोमीटर का क्या मतलब होता है। तो आप बड़े ध्यान से देखें, पीको के इधर क्या लिख रखा है, 10⁻12, मतलब 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर। ये इतने मीटर के इक्वल होता है। पिकोमीटर को मीटर में बदलेंगे। अब नैनो लिख दिया बेटा, देखो आगे, अब नैनो में कितने मीटर होते हैं आगे लिख रखी है बेटा। तो 1 NM, एनएम का मतलब नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। फेमटोमीटर, जैसे यहाँ पे फेमटो लिख रखा था, तो 1 फेमटोमीटर, 1 फेमटोमीटर, तो 1 फेमटोमीटर जब लिखेंगे बोलो कितने मीटर होंगे, 10⁻⁻15 मीटर। आगे ना बेटा बात समझ में क्लियर हो गई ये बातें। 1 माइक्रोमीटर, माइक्रो लिख दिया, तो माइक्रो का मतलब क्या होगा बेटा, 1 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर है, इसको म्यू से लिख देते हैं ऐसे, 1 म्यू M। 1 माइक्रोमीटर इजकल टू बोलो क्या लिखोगे, 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर। अक्सर न्यूमेरिकल जब आते हैं तो उसमें ये ध्यान रखना पड़ता है। 1 मिलीमीटर, देखो 1 मिलीमीटर, 1 MM से लिखेंगे 1 मिलीमीटर, देखो ये वाला 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे, 10⁻⁻3 मीटर, 10⁻⁻3 मीटर, 1 मिलीमीटर। अब आगे देखो सेंटीमीटर, देखें आप यहाँ पे देखो सेंटीमीटर दे रखा है, देखो यहाँ पे। नेक्स्ट हम बताते हैं सेंटीमीटर के बारे में। देखो ये सेंटीमीटर, 10⁻⁻2 हो गया ना बेटा, और ये आप जानते भी, यहाँ भी बताया था, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर। क्लियर हो गया ना बेटा, आगे कुछ बात समझ में। तो मीन्स ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, तो ये इंटर कन्वर्जन करने आपको आने चाहिए। ये पॉइंट कम इंपॉर्टेंस नहीं रखता, ये टेबल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ये जो बातें मैंने इधर भी आपके लिए लिख दी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ये कन्वर्जन, यूनिट्स के कन्वर्जन, ये आपको आने चाहिए, ये आपको याद रखने ही हैं। छोटी क्लासेस से लेके अब तक आप ये याद ही करते आए हैं। क्लियर हो गया बेटा, तो ये पूरी की पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे, जैसे मेगा आ गया तो 10⁶ किलो, 10⁻3 गीगा, 10⁹ टेरा 10⁻12, पेटा 10⁻15, एक्सा 10⁻18, जेटा 10⁻21, योटा 10⁻24। ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी ही हैं कि किसकी सेंस क्या है, किसका क्या मल्टीपल होता है, ये हमें ध्यान रखना है। ये मल्टीपल है ना बेटा हर चीज के। तो ये सारी चीजें आपके न्यूमेरिकल में बेटा काम आने वाली है। बोलो बेटा किस में काम आएंगी, न्यूमेरिकल के अंदर ये सारी की सारी बातें आपके यूज होनी है। कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपके न्यूमेरिकल में काम ना आए। क्लियर हो गया बेटा, कुछ आई बात समझ में यहाँ पे। चलो इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट यहाँ पे बनता है, जो अभी हम देखेंगे इसके बाद, वो हमारा पॉइंट बन जाएगा मास एंड द वेट के बारे में। मास एंड द वेट, नेक्स्ट पॉइंट बेटा क्या बनेगा, मास एंड द वेट। जो ये मास एंड वेट के बारे में अगर हम देखें तो मास होता क्या है, देखो सबसे पहला पॉइंट, मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन इट। उसके अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है, जितना ज्यादा मैटर उतना ही तो उसका मास होगा। वाइल वेट क्या होता है, वाइल वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। कोई मास है आपका, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ की ग्रेविटी, वो धरती उसको अपनी तरफ खींच रही है। सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट, जैसे आम लटका हो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स तो है, जैसे आम वहां से प्लकिंग किया, आपने छोड़ दिया, वो नीचे ही तो गिरेगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज अ वेट। इसलिए जो वेट होता है वो कोई और नहीं, उसको आप हमेशा बोलो कैसे लिखते हैं, वेट को जब भी आप लिखते हैं, दैट इज ऑलवेज राइट डाउन एज W इज इक्वल टू mg। जो मास होता है उसको मल्टीप्लाई हम g से कर देते हैं, दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, जिसकी यूनिट होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, जी की 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा, आगे होगी अब आपको ये बात समझ में कि मास और वेट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। मैं आपको फिर से बता दूं एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, देखो इसी बेसिस के ऊपर देखो, मान लीजिए आप मून के ऊपर चले गए, वहां पे मास तो सेम रहता है, किसी सब्सटेंस का वेट बदल जाता है, क्योंकि जो जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। अर्थ के ऊपर जी की वैल्यू अलग है, मून के ऊपर जाएंगे जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसलिए वेट विल चेंज।
वेट चेंज होता है, एम चेंज नहीं होता। कुछ आगे बेटा बात समझ में, ये ध्यान रखना। चलो ठीक है, इसके बाद चलो अगली चीज डिस्कस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लाइन देखो यहाँ पे, तो जो मास होता है, द मास ऑफ ए सब्सटेंस इज ए कांस्टेंट, मास ऑफ ए सब्सटेंस इज कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। वेयर एज इट्स वेट में वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू चेंज इन द ग्रेविटी। मैंने बताया ना, जी की वैल्यू चेंज हो जाती है, क्योंकि मैंने अभी बताया डब्ल्यू वेट का फॉर्मूला क्या था, एम जी। एम का मतलब मास तो सेम है, जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। सो यही हमने यहाँ पे लिखा, ड्यू टू द, बोलो क्या, चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी, ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो जाती है। यू शुड बी केयरफुल इन यूजिंग दीज टर्म्स, इन टर्म्स को यूज करने में आपको ध्यान रखना है कहां पे आपको एम पुट करना है, कहां पे वेट पुट करना है। The mass of the substance can be determined very accurately in the laboratory by using an analytical balance. देखो, फिजिक्स में यूज करें उसको फिजिकल बैलेंस कह देते हैं, केमिस्ट्री में यूज करें उसको केमिकल बैलेंस कह देते हैं। आजकल तो सारी डिजिटल बैलेंस आ गई है, जिसमें आपको दिक्कत ही नहीं। आप कोई भी सब्सटेंस लिया, आपने उसको बैलेंस के ऊपर रखने से पहले एक बटन आता है, जिसको सेट जीरो किया, रीडिंग जीरो हो गई, सब्सटेंस को रखा, सीधी उसकी रीडिंग आ जाती है, उसके वेट का पता चल जाता है। 1 डेसिमल, 2 डेसिमल, 3 डेसिमल, 4 डेसिमल पॉइंट तक के आपके पास आपके बैलेंस मिलते हैं, एनालिटिकल बैलेंस मिलते हैं। एनालाइज करना है हमें वहां पे मास, इसलिए एनालाइज करना चाहते हैं मास को, इसलिए उसको एनालिटिकल बैलेंस कह देते हैं। क्या कह देते हैं उसे? एनालिटिकल बैलेंस। और देखो वो दिखता कैसे है, पहले जमाने में क्या होता था, जो एनालिटिकल जो बैलेंस दिखता था, वो देखो बेटा कुछ ऐसा होता था। देखो आपको बताएं, कुछ इस टाइप का होता था, जिसमें क्या होता था, क्या क्या चीज हम उसमें देखो यूज करते थे। यहाँ पे देखो आपको बताना चाहेंगे हम, जिसमें देखो क्या होता था, ये आपका केमिकल बैलेंस है, फिजिक्स में यूज करें फिजिकल बैलेंस कहलाता है। इसके दो पेन कहलाते हैं, जो पलड़े हैं ना बेटा, ये तराजू, इन्हें पेन कहते हैं। वन पेन, सेकंड पेन। एक साइड में सब्सटेंस रखते हैं, दूसरी साइड में वेट रखते हैं। उससे पहले हम सबसे पहले इन दोनों पेन को बैलेंस करते थे। बीच में आपको दिख रहा है बेटा, ये बीच में, बिल्कुल बीच में जो ये नीडल है, ये बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए। यहाँ पे ये इधर उधर हिलनी नहीं चाहिए, कोई पेन नीचे कोई ऊपर नहीं होना चाहिए। इसको सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के बाद एक साइड में हम अपना जिस सब्सटेंस को मेजर करना है उसको किसी भी एक साइड में रख देते हैं। ये साइड विंडो होती है, इसमें इधर से भी विंडो है, इधर से भी विंडो है। उसके बाद फिर हम इसमें वेट रखना स्टार्ट करते हैं, और फिर उतना वेट रखते हैं कि इसको बैलेंस कर दे। क्या कर दे बेटा? बैलेंस कर दे। यहाँ पे ये ऊपर एक रोड होती थी, यहां से हम रीडिंग नोट करते थे, बिल्कुल डेसिमल पॉइंट तक करते हैं। तो यहाँ पे जो लिख रखा है ना राइडर, यहाँ पे हमारे पास एक राइडर होता था, उसको हम यहाँ पे पुट करते थे, प्लेस करते थे। खैर ये हो गया पुराने टाइम पे हमारी जो एनालिटिकल बैलेंस होती थी, वो कैसी होती थी दिखने में, वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर हो गया बेटा? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है, इसके बाद जो ऐसा यूनिट होती है मास की, द ऐसा यूनिट ऑफ द मास एज गिवन इन द टेबल 1.1, जैसे हमने आपको पीछे बताया, दैट इज अ किलोग्राम। बताया था ना, दो तरह की होती है, एक तो आपका एमकेएस सिस्टम होता है, मास किलोग्राम सेकंड सिस्टम, है ना, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, एम के एस, एम से मीटर, के से किलोग्राम, ऐसे सेकंड, ऐसा यूनिट जिसे आप कहते हैं। दूसरी होती है सीजीएस यूनिट, जिसमें आप मास को किसमें लेते हैं? सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ग्राम में लेते हैं। तो जो ऐसा यूनिट होती है मास की, जैसे टेबल 1 में हमने पढ़ा, वो बोलो क्या होती है? 1 किलोग्राम। और जैसे अभी हमने यहाँ पे सीखा था, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं, जो ऊपर अभी हमने प्रीफिक्सेस के थ्रू सीखा था। इज यूज इन द लेबोरेटरी, ये सारी की सारी बातें हमें लेबोरेटरी में यूज करनी पड़ती हैं। ड्यू टू स्मॉलर अमाउंट ऑफ ड्यू टू स्मॉलर अमाउंट ऑफ द केमिकल यूज्ड इन द केमिकल रिएक्शन। देखो, हम जब भी लेबोरेटरी के अंदर रिएक्शन करते हैं, हमें तो सिर्फ एनालाइज ही करना होता है, हमें कोई सिंथेसिस थोड़ी ना करनी है लार्ज स्केल के ऊपर कि हम केमिकल वेस्ट करेंगे, पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे। नो, हमें बिल्कुल माइक्रो स्केल के अंदर कोई भी प्रिपरेशन करते हो तो भी, कोई टेस्ट करते हो तो भी, माइक्रो स्केल के ऊपर आपको उसको करना होता है, वेरी वेरी लेस अमाउंट के अंदर यूज करना होता है। इसीलिए ये डिफरेंट प्रीफिक्सेस यूज करने पड़ेंगे। भाई आप उसको मिलीग्राम के अंदर ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं? क्लियर हो गया बेटा? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या है? बताया था ना, द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम। कोई भी सब्सटेंस कितनी जगह घेरता है, वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। तो वॉल्यूम मतलब, जैसे कोई रूम है, भाई उस रूम का कोई वॉल्यूम है, मतलब उसकी लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है। लेंथ हो गई सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हो गई सेंटीमीटर, हाइट भी होगी मान लीजिए सेंटीमीटर में। तो बोलो बन के आ गई, उसकी यूनिट क्या बन गई? बोलो अगर हम यूनिट की बात करें, तो जब हम
वॉल्यूम जब भी हम मेजर करते हैं तो उसमें क्योंकि तीन चीजें आ गई, लेंथ आ गई, ब्रेड्थ आ गई, आपकी हाइट आ गई। मतलब सेंटीमीटर आ गया, फिर सेंटीमीटर आ गया, फिर सेंटीमीटर आ गया, मतलब यूनिट सेंटीमीटर 3 बार आ गया तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया। और भी शॉर्ट फॉर्म में आप इसको लिखते हैं तो सीसी लिख देते हैं, सेंटीमीटर क्यूब आप ऐसा लिख देते हैं, या आप इसको एमएल भी बोल देते हैं, एमएल। सेंटीमीटर वन वन एम एल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये आप ध्यान ध्यान रखेंगे। 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसको 1 ml को ही 1 सेंटीमीटर क्यूब कहा जाता है। अगर सेंटीमीटर में अगर हम लेते हैं तो ये ध्यान रखें, अगर सेंटीमीटर में ले, लेकिन लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया जो एसआई यूनिट होती है, बोलो कौन सी यूनिट होती है? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट के अंदर तो जो वॉल्यूम जब हम लेंगे सेंटीमीटर नहीं मीटर के अंदर लेंगे, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को, इसलिए मीटर क्यूब बन गया। बोलो बेटा क्या बन गया? मीटर क्यूब। लेकिन दोबारा से हम आपको ये समझाने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। देखो अगली लाइन पढ़ के दिखाते हैं पहले आपको, बट अगेन ध्यान से देखना। बट अगेन इन द केमिस्ट्री लेबोरेटरीज, केमिस्ट्री की जो हमारी लेबोरेटरीज होती हैं, स्मॉलर वॉल्यूम आर यूज्ड, hence volume hence volume is often designated as सेंटीमीटर क्यूब और द डेसीमीटर क्यूब। मैंने अभी आपको सेंटीमीटर क्यूब करके दिखाया था ना बेटा, सीजीएस यूनिट यूज करके दिखाई थी ना। तो ये इस लाइन का मतलब था। अक्सर क्योंकि हमें स्मॉल स्केल के अंदर काम करना होता है, स्मॉलर वॉल्यूम लेना होता है, इसीलिए हम अक्सर सेंटीमीटर क्यूब ही लेते हैं। आपके देखो लेबोरेटरी के अंदर आप क्या क्या यूज करेंगे। लेबोरेटरी के अंदर मान लीजिए आप कोई टाइट्रेशन कर रहे हैं, देखो मैं आपको बताऊं, देखो लंबी लंबी ऐसे ट्यूब होंगी, उसमें आप लिक्विड डाल देंगे, उसके अंदर लिख रखा होगा यहाँ पे कोई भी, जैसे 1 2, ये कोई और नहीं, यहां से यहां तक आपने डाल दिया, तो बोलो आप क्या लिखेंगे? 1 ml हो गया। देखो यहां से लेके यहां तक 1 ml। 1 ml का मतलब बेटा क्या बन गया? जो भी अभी आपको सिखाया था, 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये वॉल्यूम हो गया यहाँ से। तो ऐसा हम देखेंगे आपकी डिफरेंट ट्यूब्स के अंदर। तो ये स्मॉल स्केल के अंदर जब हम काम करते हैं तो इन बातों का हमें ध्यान रखना होगा। क्लियर हो गया बेटा? ये नेक्स्ट आ रखा है यहाँ पे कि मेंटेनिंग द नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, जो नेशनल स्टैंडर्ड है मेजरमेंट के, उनको हम हमेशा ही मेंटेन करके रखेंगे। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिख रखी है कि द सिस्टम ऑफ यूनिट इंक्लूडिंग यूनिट डेफिनेशन कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम, समय के साथ वो बदलती रहती हैं। व्हेनेवर एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर यूनिट वाज एनहांस्ड substantially by adopting new principles, member nations of meter treaty signed in 1875 agreed to change the formal definition of the unit, कि वो फॉर्मल डेफिनेशन को चेंज कर सकते हैं। ईच मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया हैज ए नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट, एनएमआई जिसे कहते हैं, विच मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, जो कि जो मेजरमेंट के स्टैंडर्ड है उनको क्या करते हैं? जो मेंटेन करते हैं। दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन गिवन टू द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के अंदर है आपके एनपी। काफी क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है, मैंने देखा है रीजनिंग टाइप क्वेश्चनों के अंदर भी, कि नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी कहाँ पे सिचुएटेड है। द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी सिचुएटेड इन द न्यू दिल्ली। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है बेटा। दिस लेबोरेटरी एस्टेब्लिश एक्सपेरिमेंट टू रियलाइज द बेस यूनिट्स, बेसिक यूनिट एंड द डिराइव्ड यूनिट्स। देखो बेस यूनिट को यूज करते हुए जो नई यूनिट बनाई जाती है उन्हें डिराइव्ड यूनिट कहा जाता है। These standards are periodically intercompared with the standard maintained at other national metrology institute in the world, as well as those established at the International Bureau of Standards in the Paris। यानी समय के साथ साथ इनकी आपस में कोलाबोरेशन होता रहता है, और जो भी सुटेबल स्टेप्स उठानी होती है ये मिलके उस चीज के बारे में सुटेबल स्टेप्स उठा लेते हैं। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंस की बात नहीं थी जो हमने बताया, ये तो उनका काम होता है, जो भी चेंज होके आएगा वो हमारी बुक के अंदर जाके फिर पब्लिश हो जाता है। अब अगला पॉइंट देखो, एक कॉमन यूनिट दैट इज द लीटर। मैंने बताया ना 1 लीटर आप दूध लेते हैं, कैसे लेते हैं? लीटर के अंदर। तो एक कॉमन यूनिट दैट इज द लीटर विच इज नॉट एन एसआई यूनिट, वो एसआई यूनिट तो है नहीं, मैंने अभी आपको बताया था। एसआई यूनिट तो बेटा क्या थी? यहाँ पे जो हमने ली थी मीटर, मीटर ली थी हमने, ली थी ना मीटर, एमकेएस, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो जो लीटर है, a common unit which is generally been used in our common experiments या common daily life के अंदर भी, which is not an SI unit,
इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, जो लिक्विड के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए आमतौर पे यूज करते हैं। अब इंटर कन्वर्जन हमें आना चाहिए। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। 1 लीटर के अंदर 1000 ml होते हैं। बोलो क्या होते हैं? 1000 ml। और 1 ml को मैंने बताया था 1 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। मतलब 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml इज ऑल्सो इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू द 1 डेसीमीटर क्यूब। मतलब 1 लीटर को आप 1 डेसीमीटर क्यूब कह सकते हैं। एग्जाम में लिखा आ जाए किसी न्यूमेरिकल में कि भाई इसका वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब है, 1 डेसीमीटर क्यूब है मतलब वो 1 लीटर है। 2 डेसीमीटर क्यूब है मतलब वो 2 लीटर है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो इन द लेबोरेटरी द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड और द सॉल्यूशन कैन बी मेजर्ड बाय ग्रेजुएटेड सिलेंडर होते हैं, ब्यूरेट होती है, पिपेट होती है। ये डिफरेंट चीजें हमें मेजर करने के लिए मिलते हैं। तो जो भी चीजें अभी जैसे आपके सामने देखो यहाँ पे बताई गई वो क्या क्या है, देखो बड़े ध्यान से देखना। जो बताया गया सिलेंडर, ब्यूरेट, पिपेट। अब इधर देखें आप, ये जो ये तो है ब्यूरेट, देखो ये ब्यूरेट है, दैट इज ए ब्यूरेट जो आपके सामने दिख रही है, देखो दैट इज ए ब्यूरेट, ये ब्यूरेट है। और सेकंड वन बेटा क्या है यहाँ पे? दैट इज अ पिपेट। ये ब्यूरेट हो गई, लैब में यूज करते हैं टाइट्रेशन के दौरान। ये पिपेट हो गई, ये माउथ से यहाँ पे देखो ऊपर से यहाँ से माउथ से सक करते हैं, या यहाँ पे अलग से सक्शन के लिए आपके अलग इंस्ट्रूमेंट भी आ जाता है, वो यहाँ पे लगाएं बिना माउथ को टच किए, उससे भी सक करके। और ये मान लीजिए इसके ऊपर लिखा मिलेगा, जैसे यहाँ पे लिख रखा है 25 ml, तो यहाँ पे इस मार्क तक भर देंगे तो 25 ml हो जाएगा। ये 10 ml की भी आती है, 2 ml की भी आती है। और ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर हो गया। ग्रेजुएटेड इसलिए क्योंकि इसमें मार्क है, कहाँ पे 1 ml है, कहाँ पे 10 ml है, कहाँ पे 20 ml है, कहाँ पे 30 ml है। ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होती है। जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो जैसे 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाना है तो इस मार्क तक हम लेवल अप कर देते हैं लास्ट में जाके, तो इसे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कहते हैं। इसे मेजरिंग सिलेंडर भी कहा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे मेजरिंग फ्लास्क भी कह देते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेजरिंग फ्लास्क। ये सिलेंडर होता है इस टाइप से जो दिखे, दैट इज द मेजरिंग सिलेंडर। ग्रेजुएटेड सिलेंडर भी आप इसे कह देते हैं। आगे बेटा यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको, जो भी अभी मैंने आपको बताई सारी बातें। अब देखो अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया वो क्या था कि लेबोरेटरी के अंदर, इन द लेबोरेटरी द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड और द सॉल्यूशन कैन बी मेजर्ड। कैसे मेजर करते हैं, क्या क्या यूज करें? ग्रेजुएटेड सिलेंडर होते हैं, ब्यूरेट होती है, पिपेट होती है, उनको हम यूज करते हैं। ए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इज यूज्ड टू प्रिपेयर ए नॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जब भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं लेबोरेटरी के अंदर, सॉल्यूशन बनाना है, कोई आपको कहेगा आगे हम सिखाएंगे कि भाई इतनी मोलरिटी का सॉल्यूशन बना दो, जो भी सॉल्यूशन बनाते हैं उस वक्त सॉल्यूशन बनाने के दौरान हम इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को ही यूज करते हैं। देखो इसको, जो नीचे से तो मटके जैसी होती है दिखते वक्त, और ऊपर ये नेक लगी होती है, दैट इज कॉल्ड एज द बोलो कौन? दैट इज द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। इसको हम यूज करते हैं। क्लियर हो गया बेटा? आगे बात समझ में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है, दैट इज द डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। मास ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट per unit volume is called as the density. So density of the substance is its amount of mass that is present per unit volume, that is called as the density. So the SI unit of the density can be obtained as, देखो जैसे density का फॉर्मूला हमने लिखा, कैसे लिखा? ऊपर तो बोलो क्या आ जाएगा? मास। बोलो बेटा ऊपर तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? दैट इज द मास। ये तो यहाँ पे मास है बेटा, दैट इज द मास। और नीचे डिवाइडेड में बेटा यहाँ पे ये क्या है? दैट इज द वॉल्यूम। ये क्या है बोलो? वॉल्यूम। अगर ऐसा ही यूनिट अगर आप यूज करते हैं, बताया था ना MKS, मास मीटर किलोग्राम सेकंड। मीटर, मीटर वॉल्यूम को जब हम लेंगे तो बेटा क्या आएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो बेटा क्या बन गया? मीटर क्यूब। और मास MKS यूनिट में लेंगे तो क्या आ गया? किलोग्राम। तो बोलो बेटा यूनिट क्या बन? किलोग्राम डिवाइड बाय मीटर क्यूब। जैसे कि देखो यहाँ पे लिख रखा है, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये ऐसा यूनिट हो गई डेंसिटी की। अगर हम CGS यूनिट देखते तो क्या होता? CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर। तो नीचे सेंटीमीटर आ जाता बेटा, यहाँ पे मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाता, यहाँ पे ग्राम आ जाता तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बन जाता, जो आमतौर पे हम यूज करते हैं। दिस यूनिट इज क्वाइट लार्ज। ये यूनिट काफी बड़ी है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जैसे कि अभी भी मैंने बताया था आपके। इसीलिए जो केमिस्ट होता है, केमिस्ट ऑफन एक्सप्रेस द डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। CGS यूनिट के अंदर इसको यूज किया जाता है। वेर एज मास इन ग्राम और वॉल्यूम किस में लेंगे बोलो? इन सेंटीमीटर क्यूब के अंदर हम वॉल्यूम ले लेते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था, बताया था। क्लियर हो गया बेटा? यहां तक आ गई होगी ना बात समझ में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पैरामीटर, दैट इज द टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या है?
टेम्परेचर इज ए डिग्री ऑफ हॉटनेस और द कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। क्या है? इट इज ए डिग्री टू मेजर, इट इज ए डिग्री टू मेजर। बोलो क्या मेजर करनी है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कोई भी चीज कितनी ठंडी है या गर्म है, उसका जो पैरामीटर होता है, उसको नापने का जो पैरामीटर होता है, उसको वो टेम्परेचर होता है। बेटा क्या होता है? पैरामीटर वो टेम्परेचर होता है। देर आर थ्री कॉमन स्केल टू मेजर द टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के कुछ कॉमन स्केल होते हैं, जैसे डिग्री सेल्सियस, जैसे फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, और यू कैन से द केल्विन। ये तीन स्केल मेनली हम यूज करते हैं। वेयर के इज द एसआई यूनिट। जो केल्विन होती है वो तो एसआई यूनिट होती है। द थर्मोमीटर बेस्ड ऑन दीज थ्री स्केल्स आर शोन इन फिगर 1.8। देखो ये जो 1.8 है, यहाँ पे देखो ये हमने तीन तरह की, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। देखो ये तीन तरह के ऐसे थर्मामीटर होते हैं, इनके ऊपर मार्किंग लगी हुई होती है। जैसे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बेटा कितना होता है? दैट इज अ 37 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए हमने ऐसा कह दिया। रूम टेम्परेचर क्या होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस में तो 25 है, और फ़ारेनहाइट में देखे 77 डिग्री फ़ारेनहाइट है, केल्विन में देखे तो 298 केल्विन है। मींस नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज? हम इनको आपस में इंटरकोरिलेट कैसे करते हैं, कैसे हम इनको डिटरमाइन कर सकते हैं? कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, वही अभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और आपको सिखाने वाले हैं। तो अभी आपने क्या देखा? जो बेसिक पैरामीटर है, जो थर्मोमीटर होता है, देखो थर्मोमीटर, द थर्मोमीटर विद सेल्सियस स्केल आर कैलिब्रेटेड फ्रॉम 0 to 100। वो 0 से 100 तक कैलिब्रेटेड होता है। अब बड़े ध्यान से इधर देख लें। देखो ये कहां से कहां तक देखो कैलिब्रेटेड हुआ ये। अगर हम इसको देखें, देखो यहाँ पे ये जीरो से लेके, देखो ये यहाँ पे जीरो से स्टार्ट किया हमने, ये जीरो से, और जीरो से लेके बेटा कहां तक गया ये? 100 डिग्री सेल्सियस तक। ये देखो जीरो से लेके और ये 100 डिग्री सेल्सियस तक इसको कैलिब्रेट यहाँ पे कर रखा होता है। ठीक हो गया? तो ये तो हो गया हमारा सेल्सियस स्केल का, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक। वेयर दीज टू टेम्परेचर आर द फ्रीजिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि जो ये टेम्परेचर होता है बेटा 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। ये तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है। और जो ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ये क्या होता है? दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया बेटा इतना? द फ़ारेनहाइट स्केल इज रिप्रेजेंटेड बिटवीन 32 टू 212। बेटा ये छोटी छोटी बातें आ जाती हैं कि भाई जो सेल्सियस स्केल है वो कैलिब्रेटेड कहां से कहां पे होती है? 0 to 100। आपकी फ़ारेनहाइट स्केल कहां से कहां कैलिब्रेटेड होती है? दैट इज फ्रॉम, बोलो क्या? 32 to 212, 32 से लेके 212 तक। आपकी देखो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आपकी ये होती है। ठीक हो गया बेटा? The temperature on two scale are related to each other by the following relationship। इस रिलेशनशिप होता है, देखो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच क्या रिलेशन होता है? डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 3। ऐसे आप इसको याद करते हैं। क्लियर हो गया? और केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बीच क्या रिलेशन है? केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस में 273.15 भी कई बार लिख देते हैं, या सिंपल 273 भी आप ऐड कर देते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर। जैसे आपने देखा कि मान लीजिए मैं ये कह दूं रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, तो आप केल्विन में बदलना चाहें तो बेटा कैसे बदलेंगे? मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, उसको 273 में बेटा आप ऐड कर दें, तो बेटा आंसर कितना आ गया? दैट इज द 298। ये केल्विन आ गया। तो ये क्या बन गया बेटा? दैट इज द केल्विन। तो 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन के इक्वल होती है। देखो आपको दिखाते हैं, आप बड़े ध्यान से देखना है यहाँ पे। देखो ये सेल्सियस स्केल, ये केल्विन स्केल हो गई इधर, ये सेल्सियस, ये केल्विन। यहाँ पे जो ये 25 डिग्री सेल्सियस है, इसके बिल्कुल सामने देखे यहाँ पे क्या लिख रखा है? 298 के इक्वल होती है। क्लियर हो गया? तो 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन के इक्वल होती है। कैसे निकाला, कैसे कन्वर्ट किया आपने डिग्री सेल्सियस को केल्विन में? डिग्री जो सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा हो उसमें सिंपली 273 ऐड कर दें, 273.15 एग्जैक्टली ऐड कर दें, तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है बेटा। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? केल्विन के अंदर। क्लियर हो गया बेटा? ऐसे ही डिग्री सेल्सियस को जब फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं? F माइनस में 32 और 5/9, 5/9 इसके इक्वल होता है। तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के अंदर ये पर्टिकुलर रिलेशन होता है, ये पर्टिकुलर रिलेशन होता है। अब देखो हम यहाँ पे दिखाते हैं। देखो बेटा यहाँ पे एक चीज हम आपको बता दें, यहाँ पे जो ये लिख रखा था
देखो यहाँ पे जो ये लिखा था, यहाँ पे देखो ये, जस्ट ए मिनट। अब देखो बेटा, जो ये लिख रखा था ना, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू n/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 3 नहीं है बेटा, ये 32 है यहाँ पे, ये 3 नहीं होगा। ये बेटा क्या होगा, ये करेक्शन कर लेना आप, दैट इज द 32। ये 32 है यहाँ पे, 32 आएगा यहाँ पे। अब इसको कन्वर्ट कैसे करें, देखो दूसरे तरीके से, अगर मैं इसको आपको लिख के दिखाना चाहूं, देखो 32 ये प्लस का है, उधर ले जाएं तो बोलो क्या बन जाएगा, माइनस में। तो f माइनस में बेटा 32 हो गया क्या, नहीं हो गया, जल्दी बताओ। बिल्कुल हो गया, 32 अगर उधर चला गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 ऊपर 9 नीचे, तो 5 ऊपर हो गया 9 नीचे हो गया। इधर बेटा सिर्फ कौन बच गया, दैट इज द डिग्री सेल्सियस। बेटा क्या बच गया, डिग्री सेल्सियस। तो आप इसको ऐसे याद कर लो कि डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, बोलो क्या होता है, 5/9 f माइनस में 32, f माइनस में 32। क्लियर हो गया, आगे ना बात समझ में। और ये केल्विन का था, डिग्री सेल्सियस के अंदर 273.15 आप ऐड कर दें, यहाँ पे एग्जैक्ट करना चाहे यहाँ पे 5 भी आएगा। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा यहाँ पे बनता है, वो कौन सा टेम्परेचर होगा जिसके ऊपर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम स्केल होती है। मान लीजिए हम वो टेम्परेचर को x मान लेते हैं, यहाँ पे इसको भी x मान लिया, इजिकल टू 5/9। फ़ारेनहाइट को भी x मान लिया, x माइनस में 32। ये न्यूमेरिकल आता है कई बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर, कि वो कौन सा टेम्परेचर है जिसके ऊपर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक वैल्यू होती है, दोनों की एक मैग्नीट्यूड होता है। देखो 9 को ऊपर ले जाएं तो बेटा क्या बन गया यहाँ पे, 9x इज इक्वल टू 5 बच गया, 5 को अंदर ले जाएं, बोलो क्या बन गया बेटा, 5x माइनस में 5 को मल्टीप्लाई करो 32 से, 160 बन गया बेटा। 5x को इधर ले आओ तो माइनस हो गया, 4x बच गया, इज इक्वल टू बोलो क्या बन गया बेटा, 160। तो बोलो बेटा x की वैल्यू क्या आ गई, तो x इज इक्वल टू आ गया -40। तो -40 वो वैल्यू होती है जिसके ऊपर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का एक ही मैग्नीट्यूड होता है, -40 के ऊपर। बोलो बेटा किसके ऊपर, एट -40। बोलो किसके ऊपर, एट -40। ये एग्जाम में काफी बार आपके क्वेश्चन आएगा, आप ध्यान रखेंगे। देखो मैंने आपको यहाँ पे करके ये दिखा दिया है, करके दिखा दिया ना बेटा, ध्यान रखोगे ना इसको। तो ये बेटा जरूर ध्यान रखना। वो मैंने सेट कर दिया दोबारा से। तो बोलो क्या क्वेश्चन आपके लिए सामने आ गया, एग्जाम में भी आ सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रूव दैट या शो दैट एट व्हाट टेम्परेचर द डिग्री सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू द फ़ारेनहाइट स्केल, वो किस वैल्यू के ऊपर ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो ऐसे बेटा आप ध्यान रखेंगे, नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी में इस चीज को। चलो ठीक है बेटा, तो ये सारा का सारा देखो मैंने पॉइंट आपको बता दिया यहां तक। ये सारी चीजें देखो हमारी हो चुकी हैं। अब थोड़ा सा बच गया वो, और हम यहाँ पे देखो अब डिस्कस कर लेते हैं। देखो इट इज इंटरेस्टिंग, it is interesting to note that that temperature below 0 degree Celsius is negative values are possible in Celsius, but in Kelvin scale the negative temperature is not possible। देखो आपको बता दूं, जिसे जीरो केल्विन कहते हैं, जिसे एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, वर्ड मैंने क्या यूज किया बेटा आपके लिए, एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो कहने का अभिप्राय, केल्विन की लोएस्ट वैल्यू क्या है, दैट इज द जीरो केल्विन। ये ध्यान रखिए, दैट इज द लोएस्ट पॉसिबल हाइपोथेट। और ये हाइपोथेटिकल टेम्परेचर, इसको कोई अचीव नहीं कर पाया। ये जीरो वैल्यू आती कब है, जब हमारे पास 273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता। तो देखो डिग्री सेल्सियस को कैसे केल्विन में बदलते हैं, 273 उसमें ऐड कर देते हैं, तो आंसर बेटा जीरो ही आएगा, जीरो केल्विन पता चल गया। तो जो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, वो तो बेटा क्या हो गया, दैट इज द -273 डिग्री सेल्सियस, मतलब डिग्री सेल्सियस नेगेटिव में भी चला जाएगा। वही हमने लिखा था कि इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज द नेगेटिव वैल्यूज आर पॉसिबल इन सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल में तो ये पॉसिबल है, लेकिन केल्विन स्केल में नहीं। केल्विन स्केल में लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर बेटा कितना होगा, द लोएस्ट पॉसिबल हाइपोथेटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट जीरो, एंड दैट इज जीरो केल्विन। और वो बेटा क्या होगा, वो जीरो केल्विन होगा, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे समझा दिया है। ये होगा बेटा इतना। अब देखो आगे, द रेफरेंस स्टैंडर्ड आफ्टर डिफाइनिंग ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट सच एज किलोग्राम, such as kilogram or the meter, the scientists agreed on
reference standards that make it possible to calibrate all measuring devices। यानी जो ये स्टैंडर्ड बनाए गए हैं कि जैसे एमकेएस सिस्टम बन गया, मीटर किलोग्राम सेकंड, एसआई सिस्टम, या सीजीएस सिस्टम बन गया, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। देखो जो ये स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, जो रेफरेंस स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, इन्हीं की हेल्प से तो आपकी कैलिब्रेशन प्रॉपर हो पाई। बोलो क्या प्रॉपर हो पाई? हम कैलिब्रेट कर पाए अपनी मेजरिंग डिवाइसेस को। तो मेजरिंग डिवाइसेस को कैलिब्रेट करने के लिए हमें कोई ना कोई रेफरेंस स्टैंडर्ड तो चाहिए ही था। उन्हीं को यूज करते हुए हम अपनी डिफरेंट डिवाइसेस को कैलिब्रेट कर पाए। फॉर गेटिंग द रिलायबल मेजरमेंट, अगर हमें रिलायबल मेजरमेंट चाहिए, all devices such as meter sticks and analytical balances have been calibrated by their manufacturers। जो भी उनको बनाते हैं वो उसके ऊपर मार्किंग करते हैं, वो उसकी डिजाइनिंग करते हैं बिल्कुल प्रॉपर, टू गिव द करेक्ट रीडिंग, ताकि हमें बिल्कुल सही रीडिंग मिल जाए। क्लियर हो गया बेटा? However, each of these devices is standardized or calibrated against some reference। हमेशा कोई ना कोई रेफरेंस तो लेना ही होगा, उसके रिस्पेक्ट में ही तो सारी बातें हम कैलिब्रेट करेंगे। तो कैलिब्रेशन भी हम लैब के अंदर अक्सर करते हैं। द मास स्टैंडर्ड is the kilogram since 1889। It has been defined as the mass of platinum iridium cylinder। प्लेटिनम इरिडियम का जो सिलेंडर है उसको स्टैंडर्ड माना गया। That is stored in an airtight jar at International Bureau of Weights and Measures in Severs, France। The platinum iridium was chosen for the standard because it is highly resistant to the chemical attack। मतलब इसके ऊपर केमिकल अटैक होने के चांस सबसे कम थे, इसीलिए इसको एज ए स्टैंडर्ड यूज किया गया था। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंड इट्स मास विल नॉट चेंज फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक इसका मास के अंदर भी कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता। तो साइंटिस्ट्स are in search of a new standard of mass। This is being attempted through accurate determination of Avogadro's constant। Work on this new standard focuses on ways to measure accurately the number of atoms in a well-defined mass of sample, जो आगे हम पढ़ेंगे। One such method which uses the X-ray to determine the atomic density of the crystal, जो solid state वाली यूनिट में हम आपको बताएंगे, of ultra pure silicon which has an accuracy of about 1 part in 10 की power 6 but has not yet been adapted to serve as a standard। लेकिन इसको अभी तक हमने स्टैंडर्ड की तरह यूज नहीं किया है। There are other methods but none of them are presently adequate to replace the platinum iridium cylinder। No doubt कि कोई भी डाउट नहीं है, no doubt changes are expected within this decade। The meter was originally defined as the length between two marks on a platinum iridium bar kept at a temperature of 0 degrees Celsius। In 1960, the length of the meter was defined as 1.65076373 multiplied by 10 to the power 6 times the wavelength of the light emitted by the krypton laser। Although this was cumbersome number, it preserved the length of the meter as its agreed value। जो मीटर को दोबारा डिफाइन कब किया गया? द मीटर वाज रीडिफाइंड इन 1983 बाय CGPM, जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपको पहले बता दी थी, एज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल ऑफ 1/297925458 सेकंड, 458 of a second is fraction of second इतना। Similarly, the length and the mass, there are reference standard for other physical quantities। देखो जो ये बातें बताई इनमें से कुछ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बीच में से आ सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते, और टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके रखते हैं। तो ये था बेटा हमारा आज का सेशन। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे जो अपना सेशन, उस सेशन का नाम होगा अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। ये हमारा अगला टॉपिक होगा, अगले सेशन में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए तो बेटा सिर्फ इतना ही, और आगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर ये हमारा रहेगा ही। तो यहाँ तक की जितनी भी बातें हैं वो आप नोट डाउन कर लेना बेटा। ओके, थैंक यू वेरी मच।